का से करूं सिंगार पिया मोरा आना। एक अच्छे बिजनेसमैन के तौर पर मोदी जी ने सही डिसीजन लिया है। बिहार पर फोकस उनका नहीं होना चाहिए। बिहार में चुनाव हो चुका है। पश्चिम बंगाल अभी बिजनेसमैन को बंगाल सोचना चाहिए, जहां फसल काटनी है। बिहार के लिए तो पहले बजट है नहीं जी। तो हम नीतीश कुमार तो बड़ा गदगद से। अरे नीतीश कुमार जी की मजबूरी है ना, उनका पाला भरा हुआ है, उनको कुर्सी मिली हुई है। कुछ नहीं है मध्यम वर्ग के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। बिहार के लोगों के लिए कुछ नहीं है। 75 वर्ष के ज्यादा लोगों के लिए 75 वर्ष जीता है जी कोई कोरोना में। तो बिहार के चीनी मिल एक एक करके बंद होते गए और आज स्थिति है कि एक आखिरी था, वही बंद हो गया। क्या सरकार ने इसके जीर्णोद्धार के लिए कोई उपाय लगाया? उन्हें मिला है, उन्हें कुर्सी मिली है जी। हाँ, ये बहुत बड़ी बात, उन्हें कुर्सी दी है। सबसे प्यारा है, सबसे बड़ी चीज उन्हें मिल गई। उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य रहा है कि इस कुर्सी को कोई और को ना मिल जाए। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। पंचनामा के इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बार बार जो है कमेंट्स के जरिए आग्रह किया जा रहा था कि हम बजट को लेकर भी पंचनामा करें और इसमें जो है बिहार के एंगल को समझाने की कोशिश करें कि ये एनडीए के रिश्ते को भी कैसे प्रभावित करेगा। तो आज हम जो है इस खास शो में बजट की बात करेंगे, थोड़ा बहुत पूरे बजट का लबोलुआब देंगे, साथ ही साथ बिहार के एंगल से इसको समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझेंगे कि एनडीए के रिश्ते को किस तरह से प्रभावित करेगा। हालांकि बजट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दें। इस बार सर बजट इसलिए अलग रहा कि ये जो है इसकी प्रतियां नहीं लाई गई, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक रूप दिया जाएगा कोविड-19 की वजह से। टोकनिज्म, हाँ कह सकते हैं, टोकनिज्म है। हाँ, एक खास ऐप भी लॉन्च किया गया है। खैर, हम बता दें कि इसके बारे में नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा बजट है जी। उन्होंने क्या क्या कहा है, इसके साथ ही हम आपको वाकई में बता दें कि क्या क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके लिए। मुख्य बिंदु क्या है बता दें कि 2021 से 22 के लिए 34.8 लाख करोड़ का ये पैकेज है। 15वां वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर यह फैसला लिया गया है कि राज्य को 41% हिस्सा दिया जाएगा। ये एक अच्छा प्रयास है। साथ ही साथ एक अच्छा चीज इसमें यह है कि स्वास्थ्य को लेकर सर 137% की वृद्धि हुई है जो बजट रहा है। और कोरोना को देखते हुए, क्योंकि हमने बिहार की स्थिति देखा किस तरीके से लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, बेड नहीं मिल रहा था। मतलब देखिए पूरे विश्व में लोग मरे हैं। खास बात यह है कोरोना ने ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट है उसको नेगेटिव चीज है, लेकिन पॉजिटिव उसने एक्सपेक्ट दिखाया कि हमने देखा कैसे इटली में लोग मर रहे थे। हमने देखा कि कैसे चीन में ये उसका सेकंड स्ट्रीक जब आया। हमने देखा कि इंग्लैंड में मातम पसर गया था सड़कों पर। लेकिन हमने सबसे ज्यादा जो देखा वो था कि कोरोना के दौरान पत्रकारिता करने के दौरान, सड़कों पर उतरने के दौरान मैंने देखा, मेरे परिवार के सदस्यों को देखा कि कैसे ये डर रहे थे मेरे बाहर जाने से। फिर वो डर जब मैं नहीं देख रहा था उन लोगों में जो बाहर से आ रहे थे, तो मुझे अचंभा हो रहा था कि अब बताइए ये खाली पैर चले आ रहे हैं, भूखे प्यासे, इनको कोरोना का डर नहीं हो रहा है। सरकार डराना चाह रही है, हम डराना चाह रहे हैं, लेकिन ये डर नहीं रहे क्योंकि इनको पता है कि इससे भी डरावनी चीज एक है, वो है भूख से मौत। और अपने परिवार वालों सदस्यों से दूर रहना। किसी का बाप बीमार है, किसी की माँ बीमार है। बहुत लोग सर ये भी कह रहे थे कि हम मरना भी चाहेंगे तो अपने लोगों के बीच में मरना चाहेंगे, अपनी मिट्टी में मरना चाहेंगे। 4-5 बयान मुझे याद आते हैं ऐसे हैं सर जो मैं जीवन भर भूल नहीं पाऊंगा। उस दौरान पत्रकारिता को मैंने बहुत लंबे पत्रकारिता की है, लेकिन वो सड़क पर उतरना, खुद से भी लड़कर, परिवार से भी लड़कर, और फिर वहां उन लोगों के बीच खड़े होकर हमने दूसरे दिन से ब्रेड बांटना शुरू कर दिया था। ये मैं बता दूं आपको कि अक्सर पत्रकार इंटरफेयर नहीं करते हैं जो सिस्टम है उसके साथ, लेकिन हमें इंटरफेयर करना पड़ा मानवीय आधार पर। हमें ब्रेड और पानी पहुंचाना पड़ा उन लोगों तक। हमने लगातार मतलब वो पूरे महीने हमने ब्रेड बांटा था। इस दौरान 3-4 बयान में रिपीट कर दूं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, दर्शकों का मुख्य मुद्दे पर वापस आएंगे। एक बयान जो किसी ने दिया था कि मैं घर की मिट्टी खा लूंगा, लेकिन प्रदेश में भूखे वहां रह पाना मेरे से संभव नहीं है। दूसरी बात, एक व्यक्ति ने कहा कि मैं वहां पर था, बिहार के बाहर के राज्यों में, कई राज्यों में प्रवासियों के लिए अच्छी व्यवस्था भी की थी सरकार ने, वहां की खाना घर पर आ जाता था, लेकिन मेरे घर के लोग भूखे थे, मुझे पता था। फोन पर बात होती थी, बच्चे रोते थे कि पापा इतना बड़ा बीमारी आ गया है, आप कैसे अकेले वहां पे हैं, हम लोग यहाँ अकेले पड़े हुए हैं। किसी का बाप इस स्थिति में है कि वो उठकर 2 कदम चल नहीं पाता है और वो बेड पर लेटा हुआ है इंतजार में कि बेटा आएगा तो उसको उठा कर ले जाएगा। दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, महीने भर तक। अब देखिए किसी की तबीयत खराब है तो पड़ोसी भी तो हेल्प नहीं कर सकता था, निकलते ही डंडे पड़ते थे, कैसे आपको याद है, पुलिस कैसे मारती थी निर्मम तरीके से। तो लोग डर के मारे हेल्प भी नहीं करते थे एक दूसरे का, और कई लोग तो मतलब घरों में बैठे बैठे ही मर गए। उन तक ना रसद पहुंच पाए, ना खाना पहुंच पाए, ना पुलिस पहुंच पाए, कोई नहीं पहुंच पाया।
और इस वजह से ये मुझे याद रहेगा कि कोरोना ने एक ग्लोबल क्राइसिस तो लाया, लेकिन बिहार के लोगों को बहुत इम्पैक्ट किया। बिहार में जो एक्सोडस हुआ था, याद है आपको? उतने सारे रिवर्स माइग्रेशन, उतना सारा लोग, हमने, मुझे बार बार याद पड़ता है मसाई मारा जो है अफ्रीका में, वहाँ पे जब विल्ड बीस्ट और जेबरा का जो झुंड है, वो जब हरे जब वो चर लेता है चरावा से, तो हरे घास की तरफ जाता है, तो बीच में एक नदी पार करता है जिसमें मगरमच्छ इंतजार करते रहते हैं उनका, और कितने उसमें बह जाते हैं पानी में, कितने, वो वही था जी। हम बेसिक एनिमल इंस्टिंक्ट पे थे उस वक्त, और हमारे हेल्प कोई नहीं था, प्रकृति भी हमारे विपरीत थी। हम जिनको अपना भगवान मानते हैं, हम जिन्हें अपना आइडल मानते हैं, वो घरों में छुपे हुए थे। हमने जिन्हें चुनकर भेजा कि वो हमारी सेवा करेंगे नौकरों को, वो भी घर में छुपे हुए थे। हमने 40 MPs को फोन लगाया, एक व्यक्ति ने बस फोन उठाया था। हमने लगभग 150 विधायकों को फोन लगाया था, उसमें से एक तो लोगों ने ही फोन उठाया था। जब हमने देख लिया कि इस सिस्टम से, लोकतंत्र से विश्वास उठ जाएगा, तब चौथे पिलर के होने के नाते हमने अपनी क्षमता से, इच्छा से, उस वक्त मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा दर्शकों को जिन लोगों ने 80,000 रुपए हमारे अकाउंट में डाले थे। दर्शकों ने मिलकर हमें 80,000 रुपए दिया था, जिसमें से कई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन लोगों को। नाम मैं एक एक आदमी का नहीं ले सकता हूँ। उन लोगों ने मुझे पैसे दिए, हमने 2-3 लाख रुपए का ब्रेड और ये पानी बंटवाया था, सूखा दूध, फिर वो सब चीज़, और फिर चावल, फिर वो आलू मंगवाना और बांटना। वो समय याद आता है तो मतलब अलग ही परिदृश्य में चलाया जा रहा हूँ मैं। लेकिन हाँ, ये बात बड़ी है कि इस बजट में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो एक पहल दिखी है वो अच्छी है। मेन बात है इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे जरूरी है। बिहार में एम्स और ट्रॉमा सेंटर की कमी नहीं है, जहां नहीं होना चाहिए वहां भी है, बिल्कुल, लेकिन वो उपयोगी नहीं थे जी। जब इसका फायदा उठा पा रहे हैं या नहीं उठा पा रहे हैं? सरकारी कर्मचारी एक बहुत बड़े विभाग के रिटायर हो चुके थे, वो उस सड़क पर एम्स के मरे थे, फुटपाथ पर जी। मुझे याद है, सबको याद है। आपको ये याद होगा कि भारत लाइव में जो तस्वीर दिखाई थी कि बेटी बेंगलोर से आई थी, उसके पिता की लाश को 4 दिन तक छुपा कर रखा गया था। बताया गया कि पिता जिंदा है और उनके अंदर के ऑर्गन्स निकाल लिए गए थे और खोखली लाश दी गई थी उस बेटी को, प्लास्टिक बैग में रैप करके कि इनको कोरोना हो गया है। 3 दिन तक उन्हें कोरोना नहीं था, और जब जिस वक्त वो मरे उस वक्त कोरोना घोषित कर दिया गया उनको। ये सारी चीजें हुई हैं, जबरदस्त बंदरबाट हुई है, मानवीय मूल्यों का ह्रास हुआ है। मैंने बहुत नजदीक से देखा इन सब चीजों को, भूल पाना असंभव होगा जी। तो इसके अलावा कहते हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ अतिरिक्त परिवार को LPG का सिलेंडर दिया जाएगा, ठीक है। गैस पाइपलाइन से 100 शहरों को जोड़ने का प्लान है, बहुत बढ़िया बात है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनेगा और अगले 3 साल में शुरू होगा। तो बिहार में संभावना है, नीतीश कुमार जी का कहना है कि इससे रोजगार मिल सकता है। लेकिन अब आते हैं हम लोग मुख्य मुद्दे पे, बिहार के संदर्भ में जी। जो कुछ नहीं मिला, सबसे पहला सर आपको याद होगा जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने नीतीश कुमार ने कहा था कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाए। तो इस बार जो है बजट में लेह में एक नया यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो रही है, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए, कुछ भी बजट में प्रावधान नहीं दिया। उपेंद्र कुशवाहा हो तथा ये जो तेजस्वी यादव हों या नीतीश कुमार हो, इन सभी ने मांग की थी जी। नीतीश कुमार तो गिड़गिड़ा रहे थे मंच से, मैं उस जगह मौजूद था जब केंद्रीय विवि की बात चल रही थी, और यहाँ पे नीतीश कुमार ने बड़ा आयोजन किया था, 100 साल पूरा हो गया था यहाँ के पटना यूनिवर्सिटी का। तो वहाँ मौजूद नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने नीतीश कुमार के उस आग्रह को इस तरह से अनदेखा किया जैसे लगा कि पुराना कोई बदला ले रहे हो, और वो मैं भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि एक तरह से जलील करना ही कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो बदला ले रहे हैं। ये शब्द उपयुक्त होगा, जलील करना, इस तरीके से इग्नोर कर देना मंच पर। नीतीश जी आग्रह करते, नीतीश जी को लगा कि ये एक अच्छी पहल होगी, अगर इस वक्त नरेंद्र मोदी बिहार को कुछ दे देते हैं तो ये मेरे चेहरे के लिए अच्छा होगा, ये एनडीए के रिश्ते के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन आपको बता दूं कि उसके कुछ दिनों बाद ही नीतीश कुमार काफी असहज हो गए थे भाजपा के साथ, और उसी वक्त खबर आई थी कि प्रशांत किशोर के माध्यम से उन्होंने पहुंचवाया था मैसेज लालू यादव के पास में, जिसको पूरा कंट्रोवर्शियल मुद्दा है कि लालू सर वापस आना चाहते थे लेकिन लालू मना दिया था, क्या क्या हुआ था, लेकिन वो असहजता उनके चेहरे पर उस वक्त ही दिख गई थी। हाँ, इसके अलावा कुछ और चीज़ें तो नहीं मिली हैं। आपको पता होगा 1,65,000 करोड़ का जो बजट कहा गया था, कहा जाता है कि बहुत कुछ मिला है, लेकिन जो बचा हुआ राशि था वो बिहार को इस बजट में नहीं मिला। ये मोदी जी आए थे 2019 के चुनाव में, उन्होंने घोषणा की थी कि कितना दे दूं करके, और अभी तक दिया नहीं है, जिसके बारे में लालू यादव बहुत पॉपुलर हुआ था। मतलब इतना कुछ कर देने के बावजूद भी, बिहार को जलील करने के बावजूद भी मंच से मोदी जी ने दिया नहीं। ये ऐसा बात हो गया कि आप सब कितना रोटी खाओगे, 1 खाओगे, 2 खाओगे, 3 खाओगे, 10 दे दीजिए मालिक, खुद ही आप तय कर लिए 10 नहीं 8 देते हैं, और फिर भी आपने नहीं दिया जी।
2 रोटी देके आपने कहा कि ठीक है हो गया। ये तो मैंने रफा दफा करने वाली बात होगी ना। ये संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को नहीं शोभा देता है कि आप वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करें, फिर बाद में कहें कि वो तो जुमला था, कर दें, बाद में कहें कि ये तो सही जुमला नहीं था। है। जी, ऐसा नहीं हुआ है। मतलब जिन लोग आज तक हमारे देश में, चाहे लौह पुरुष का नाम ले लीजिए, चाहे गांधी जी का नाम, बातों में दम होता था, एक मर्यादा होती थी, जो कहा उस पर टिके। भगत सिंह तो मर गए उसके लिए। जी जी, अपनी जान गंवा दी उन्होंने। जी जी, सुभाष चंद्र बोस देश से एक्साइल हो गए, समय बिताए गुमनामी में, केवल अपने आदर्शों के चलते, मूल्यों के चलते, अपने शब्दों पर वैल्यू देने के चलते। जी। इसके अलावा सर एक था इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात हुई थी, लेकिन उस पर भी कोई बात नहीं हुई है। इससे जो है कम से कम औरंगाबाद, गया, कैमूर सहित 6 जिलों को फायदा होगा। अमृतसर से लेकर ये बनने वाला था ये, और इसमें जो हमारा जो माइग्रेटरी रूट होता है, जो आते प्रवासी जो मजदूर होते हैं, वो इसी रूट से जाते हैं। तो इस रूट में अगर इंडस्ट्रीज होती हैं तो वहाँ काम करना शुरू कर देते हैं। तो उन्हें बहुत सोचना नहीं पड़ता, बहुत खोजना नहीं पड़ता है। अब वो रिज्यूम लेके नहीं दौड़ सकते हैं हम हमारी तरह। तो उन्हें अगर इंडस्ट्री दिख जाती है किसी भी रूट पे, तो इस रूट में अगर बसें चलती रहें तो वो जाते आते रहेंगे, उनके लिए आसान होगा नौकरी प्राप्त कर पाना। इसलिए इस रूट का बड़ा महत्व था बिहार के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस रूट पर कोई काम नहीं हो पाया, कोई घोषणा नहीं हुई, कोई आगे चल के रणनीति दिख नहीं रही है इस पर। इसके अलावा एक और बिहार के संदर्भ में अगर बात करें सर, तो जो 117 जो पिछड़ा जिला है उसमें बिहार के 13 जिला शामिल हैं। इनमें न उद्योग कैसे स्थापित किया जाए इसको लेकर कोई बात नहीं हुई है, न ही करों में रिलैक्सेशन दिया गया, और खास करके तब जब भाजपा कह चुकी है कि उसका एक ये था कि हम 19 लाख रोजगार देंगे, और इसके बावजूद भी जो 13 पिछड़े जिले हैं उसमें न उद्योग की बात हुई है कि हम कैसे उद्योग स्टेब्लिश करें, न कर में छूट दी गई है। देखिए नीतीश कुमार बिहार में 4 ही मुख्य कहा जा सकता है शहर हैं। भागलपुर, पटना आता है, मुजफ्फरपुर। तो इन चारों को डेवलप करने में सरकार ने कोई भूमिका नहीं अदा की है, ये लोगों ने किया है। अपनी आवश्यकता के चलते हमने उन्हें छोटे हाट से कन्वर्ट कर दिया शहरों में। वहाँ जो भी अगर सुविधाएं उपलब्ध हैं तो वो केवल इसलिए हैं क्योंकि वहाँ के लोगों ने प्रयास किया, ना नेताओं ने, ना मुख्यमंत्री का। ये बड़ा मुख्यमंत्री ने देखा कि अगर यहाँ पे लोग ज्यादा आने लगे तो उन्होंने फ्लाईओवर्स बनवा कर एहसास करा कि नहीं ये शहर है। फ्लाईओवर से शहर नहीं हो जाता है, जरूरी नहीं कि हर शहर में फ्लाईओवर ही हो। और अगर आप बात करें तो पटना के मेट्रो की बात कर लीजिए ना, इतना दिन से मेट्रो बन ही रहा है, उसके बाद पटना डूब जरूर गया एक बार, लेकिन कोई फायदा नहीं हो पाया। और आप जिलों की बात कर रहे हैं, जिला मुख्यालयों में फाइबर लाइन भेजने की बात सुन रहा हूँ कि मैं कर रहे हैं, गाँव तक पहुँचेगा वो। भाई आप इंटरनेट तो पहुँचा दीजिएगा, इंटरनेट के उपयोग के लिए जो एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो कहाँ से आएगा, वो कौन सिखाएगा? आपके स्कूल दुरुस्त नहीं है। अंडा और पानी में जो उबला हुआ चावल होता है खिचड़ी के नाम पर, वो खाने के लिए बच्चे जाते हैं स्कूल। तो आपने तो बेसिक जो प्रॉब्लम है। उसके बाद से शिक्षा क्षेत्र में अगर बात करें, इंटरनेट आप पहुंचा रहे हैं, लेकिन विद्यालयों में शिक्षक नहीं है। शिक्षक और बच्चों का अनुपात बिहार की सबसे खराब है पूरे देश में। किसी शिक्षक को बुरा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन शिक्षकों को पॉर्न और टिकटॉक वीडियो देखने से फुर्सत मिले तब तो पढ़ाएं। उस इंटरनेट का भी उपयोग पता नहीं किस लिए उपयोग करेंगे वो, भगवान जाने। जी, तो हाँ, आपने सर मेट्रो रेल के बारे में बताया, तो ये बताऊं कि रेल के क्षेत्र में भी झटका लगा है बिहार को। बिहटा औरंगाबाद नई रेल लाइन योजना को जो है वो बिहटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से जोड़ने की बात चल रही थी, इस पर भी कोई जो है बात नहीं की गई। बिहार को लेकर इस बजट में कुछ दिखाई नहीं है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि ये तय भी था और यही हुआ भी कि पूरा फोकस सरकार का अपने जो कोरोना के दौरान सरकार को घाटा हो पाया है, रेवेन्यू कलेक्शन उस तरह से नहीं हो पाया है, टैक्सेस उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं, बहुत सारा पैसा पूंजी लगा है लोगों को रिहेबिलिटेट करने में, तो सरकार रिकवर करेगी। तो सरकार अपने आप को रिकवर करने में दिख रही है। इस बजट में मुझे ये दिख रहा है, सरकार अपने फायदे के लिए, अपने आप को वापस खड़ा करने के लिए, जो इकोनॉमिक डाउनफॉल है उसे ठीक करने के लिए, जनता के लिए इसमें कुछ नहीं है। और जिस राज्य की जनता के लिए नहीं है उसमें से एक बिहार है। बिहार के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर कोई बढ़िया स्कीम आई है तो उसका बिहार को फायदा मिल सकता है कुछ प्रतिशत तक, लेकिन अन्यथा बिहार के लिए स्पेशल कुछ नहीं है। हाँ, फोकस बंगाल पर जरूर। जबकि सर यहाँ 40 में से 39 सांसद हैं। एनडीए को तो मैं कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा पार्ट है जो बिहार अपनी भूमिका, बिहार उत्तर प्रदेश की खास करके भूमिका, उसके बाद भी देखिए उस तरीके से बिहार को कुछ नहीं मिला है। एक शब्द मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे, का से करूं सिंगार पिया मोरा अनहर। जब नीतीश कुमार जी को ही ये बजट अच्छा लग रहा है, किन परिस्थितियों में अच्छा लगा ना उनको पटना सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिला है जी, न ही विशेष जो पैकेज है उसमें से कुछ मिला है, कुछ भी ऐसा नहीं, फिर भी वो कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है, गदगद है। उन्हें मिला है, उन्हें कुर्सी मिली है जी।
हाँ, ये बहुत बड़ी बात उन्हें है। कुर्सी दी है, सबसे प्यारा है सबसे उनका। बड़ी चीज उन्हें मिल गई। उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य रहा है कि इस कुर्सी को कोई और को ना मिल जाए, चाहे उसके चलते कोई कुर्बानी हो। कई सेनापति आए गए हैं, कितने लोग आए बिहार में, कितने लोग गए। आपको याद होगा कोरोना के दौरान कितने लोग मर गए सड़कों पर ही, क्या फर्क पड़ा? क्या नीतीश जी ने कभी इसको लेकर गुस्सा जाहिर किया? वैक्सीन की बात हो, रिहेबिलिटेशन की बात हो, जो पूरी पीपी किट्स और इन सब की बात होती है, आप लोग भूल रहे होंगे, मुझे याद है सब कुछ कि पीपी किट्स पहुंचाना था बिहार में, तो बिहार को चौथे दर्जे में रखा गया था। सबसे लास्ट में पीपी किट्स बिहार पहुंचे थे। सबसे लास्ट में बिहार में ऑक्सीजन वाले जो बैंक हैं वो पहुंचे थे। यहाँ बिहार में लोगों ने देखा गया कि लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे थे। मैंने पटना की सड़कों पर लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे। जी। मुझे याद है इस वक्त कुछ लोग बाहर आए और उन लोग, जैसे गौरव सिन्हा का मैं बात कर रहा हूँ, वो आए और उन्होंने ऑक्सीजन बैंक मैंने एक स्थापना की, लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाया। हमने ही पहली खबर चलाई थी, उसके बाद से उनको बिहार का ऑक्सीजन मैन भी नाम दिया गया। तो ये सारी चीजें हुई थी। जी। इसके अलावा सर सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है पूरे कॉन्टेक्स्ट में, हम बिहार की बात करें तो जिस तरीके से एनडी ने कहा था कि हम 19 लाख रोजगार देंगे, लेकिन उसको अगर ध्यान में रखते हुए बजट देखें तो कुछ करना चाहिए था। एक तरफ जहां विपक्ष ने कहा कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, सुशील मोदी आए कह दिया 19 लाख रोजगार देंगे। मतलब शब्दों के साथ खेलना अलग बात है। उन्होंने कहा नौकरी देंगे, इन्होंने कहा रोजगार देंगे। लेकिन रोजगार देने को लेकर देखिए बड़ा आसान है। नौकरी देने को लेकर पहले ही कलम से उन्होंने कहा था कि मैं साइन कर दूंगा, तेजस्वी ने। लेकिन सुशील मोदी ने रोजगार शब्द का प्रयोग किया था। आप मुझे बताइए, और इस बजट को मैंने देखने के बाद मैं भी बता सकता हूं कि क्या बिहार में रोजगार को बढ़ाने के लिए कोई भी प्रावधान है? इसमें एक भी प्रावधान नहीं। क्या कोई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात की गई? बिल्कुल। जो प्रस्तावित था उस पर काम नहीं हुआ। आप अगर अमृतसर हावड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करें, जो प्रस्तावित था उस पर बात मैं बता दूं, बिहार के चीनी मिल एक एक करके बंद होते गए और आज स्थिति है कि एक आखिरी था, वो बंद हो गया। क्या सरकार ने इसके जीर्णोद्धार के लिए कोई उपाय लगाया? चीनी पाकिस्तान से कभी कभी मंगाते हैं, बांग्लादेश से मंगाते हैं। क्या बिहार से चीनी नहीं खा सकते लोग? इस चीनी में कुछ जहर मिला हुआ रहता है क्या? क्या यहाँ की इंडस्ट्रीज को नहीं बढ़ाया जा सकता है? यहाँ के चीनी मिल वाले जो मजदूर बेरोजगार होते हैं वो बाहर जाकर काम करते हैं, किसान सड़क पर हैं ही। मजदूरों को आपने मनरेगा के तहत कितना स्लैब बढ़ाया? ये सबसे बड़ा सर कि रघुवंश बाबू के नाम पर आंसू बहाने वाले और नीतीश कुमार भी कह रहे थे कि उनकी इच्छा पूरी करेंगे, और रघुवंश बाबू ने मनरेगा का जो है पूरा प्रोजेक्ट लाया था, और उसके लिए मनरेगा के लिए क्या कुछ किया गया? और बिहार के लड़ते रहे, बिहार में मनरेगा के प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन के लड़ते रहे शुरू से, और मनरेगा के लिए कुछ नहीं किया गया। स्लैब बढ़ना चाहिए था। वो स्लैब जब खासतौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये सदन में ही इतनी बड़ी बेवकूफी गलती कर जाते हैं, बेवकूफी नहीं कहूंगा, संवैधानिक पद पर है, तो गलती कर जाते हैं कि वो मनरेगा का हास्यास्पद स्थिति में चर्चा करते हैं, और फिर जब उनके ही पार्टी के लोग कहते नहीं अच्छी चीज है, वो भी मानते हैं अच्छी चीज है, तो आपको कंपनसेट करना चाहिए ना, आपको उसे ठीक करना चाहिए था ना। आपको बिहार के मजदूर जो आए थे बाहर से, उन्हें मनरेगा के तहत स्लैब बढ़ाकर उन्हें मौका देना चाहिए था। वो यहाँ काम करते, यहीं पैसा कमाते, 1 रुपया कम ही कमाते, लेकिन कमाते। एक और बात है, सरकार ने एक अच्छी स्कीम लाने का प्रयास किया, लेकिन इसमें स्पष्टता नहीं दिखी। न्यूनतम जो कहा जा सकता है वेज यानी मजदूरी वो तय कर दी है सरकार ने, उसके लिए एक निकाला है नया स्कीम। लेकिन क्या ये एमएसपी की तरह नहीं हो जाएगा? इसको लेकर कोई ठोस बुनियादी मतलब कितना बढ़ाया जाएगा, कितना घटाया जाएगा? क्योंकि इसके आड़ में कहीं ऐसा तो ना हो कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो मजदूरों का शोषण करने लगे। पहले मजदूरों मतलब स्पष्टता नहीं है इस कानून में। स्पष्टता नहीं है। अगर आज मजदूर कमाते हैं 800 रुपये भी दिहाड़ी, या 400 से 800 के बीच का है उनका, अगर वो कमाते हैं तो कल ऐसा तो नहीं कि सरकार कह दे कि नहीं 300 कम से कम देना ही होगा, तो कम से कम वो हो जाता है वही अधिक से अधिक। फिर वो कह दे कि नहीं इतना ही देना होगा। तो ये एक बड़ा कहीं ना कहीं विचारणीय है। और एक चीज और है सर कि इसमें कहते हैं शब्दों का खेल है, बिल्कुल कोई अपने तरीके से कर रहा है, लेकिन अगर मोटा मोटी समझे तो बजट का लब्बो लुआ बिहार के संदर्भ में यही था। मैं बहुत बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हूँ, मुझे बहुत ज्यादा बजट समझ में नहीं आती है, मगर मैं एक बिहारी हूँ और मुझे इस बात का इल्म है कि बिहार के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। अगर मैं चैलेंज करता हूँ बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को जो सरकार का हिस्सा है, वो आए और मुझे समझाएं कि बिहार का इसमें क्या है, मैं साबित कर दूंगा कि बिहार के लिए कुछ भी नहीं है इसमें। जी। एक और सर बहुत महत्वपूर्ण बात है इस बजट, हालांकि बिहार के संदर्भ में ही देखिए, एक तेजस्वी यादव ने ट्वीट भी किया था कि बिहार ये जो माफ करिएगा जो सरकार का बजट है ये देश को बेचने वाला बजट है। और वो क्यों कह रहे हैं इसका सर हम थोड़ा डेटा दे देते हैं। इसमें सर जो है कि एयरपोर्ट, सड़कें, बिजली ट्रांसमिशन लाइन जो है उसको बेचा जाएगा, सरकारी संपत्ति है। रेलवे का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो भी बेचा जाएगा। इसके अलावा 7 बंदरगाह ऐसे जो निजी हाथों में जाएंगे। और सर इसके लिए हाँ, सरकारी संपत्तियों के अलावा 2 सरकारी बैंक हैं,
एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, ये सब कुछ बिकने वाला है। और इसके लिए DIPM एक संस्था थी जिसने मंत्रालयों को बाकायदा सहमति ली कि हम इन सरकारी संपत्तियों को बेचेंगे, और अब उस पर मुहर लग यहाँ चुकी है। मैं 2-3 चीजें बोलकर बहुत साधारण भाषा में समझाने का ये प्रयास करूंगा जी जब कांग्रेस FDA लेकर आ रही थी, जी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरेन, जी तो उस वक्त आपको याद होगा कोई गाजर मूली लेकर, कोई सिलेंडर लेकर, कोई पेट्रोल लेकर, कोई कुछ लेकर, वॉलमार्ट का विरोध हुआ था, सबका विरोध हुआ था। वॉलमार्ट अभी तक नहीं आ पाया ऑफिशियली इंडिया में, वो फ्लिपकार्ट और फलना के माध्यम से ही काम कर पाता है। इससे रोजगार बढ़ते भारत में, लेकिन क्योंकि वो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट था, इसकी वजह से विरोध किया भाजपा ने। अब मोदी जी आते हैं और मोदी जी आते आते जो पहले ही साल में अप्रूव कर देते हैं FDA। ये तो ऐसा हो गया कि ये अटल बिहारी जी की आत्मा को मतलब एक करवट और दिला देना। जी भाजपा का पूरा विरोध इस मुद्दे पर हुआ था, कंप्यूटर का विरोध किया था अटल बिहारी प्रधानमंत्री का वाजपेयी ने। खुद का बयान था, प्रधानमंत्री का मोदी का भी बयान था, और खुद वो लेकर आते हैं और उसको तर्क भी नहीं देते हैं कि क्यों लाया, किस आधार पर लाया, इससे फायदा क्या होगा। आज ये जरूर है कि भारत के लोगों के दबाव की वजह से कुछ अच्छी चीजें आई हैं, जैसे कि अब जो भारत में मैन्युफैक्चर करेंगे जो कंपनीज मोबाइल, उन्हें ही बहुत हद तक बेचने का भी कुछ अगर मिलेगा, एक प्रावधान आया। मैं समझ नहीं पाया हूँ बहुत अच्छे से, लेकिन ये अच्छा लगा जानकर कि जो इन्वेस्ट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भारत में कोई चीज बनाकर अगर बेचेंगे तो फिर उपभोक्ता तक बहुत कीमती दर पर पहुंचेगी, बहुत कीमती दर पर पहुंचेगी। बिहार में उसका लागत सब कुछ बहुत, देश में उसका लागत बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये एक समस्या होगी। दूसरा, जब मोदी जी ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की और उस दौरान उन्होंने प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया, जिस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ थे, भाजपा लगातार खिलाफ थी, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन करते 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 अब आज यहाँ तक पहुँच गए हैं हम कि ये सारी निजी चीज़ें जो सरकारी चीज़ें हैं वो निजी हाथों में जाएंगी। आप कह सकते हैं कि जब कोई चीज़ निजी हाथों में जाती है तो उसकी व्यवस्था सुरक्षित और अच्छी हो जाती है, वो चीज़ अच्छी हो जाती है। अगर देखिएगा आप किसी निजी आप जाइए अस्पताल में तो कितनी अच्छी सुविधाएँ होती हैं, और आप अगर जाइए सरकारी अस्पताल में सुविधाएँ कैसी होती हैं। लेकिन आपने एक चीज़ को यहाँ देखने से इनकार कर दिया। आप डोमिनोज में जाइए और भोजन करने का प्रयास कीजिए, और किसी आम रेस्टोरेंट में जाने का प्रयास कीजिए, छोटा ढाबा में, कितना फर्क होता है उस दोनों के मेन्यू के रेट्स में। क्या गरीब आदमी जा सकता है वहाँ? अगर इन सभी जगहों को अगर आप प्राइवेट हाथों में दे दीजिएगा, टोल प्लाजा पे जाके देखें कभी, देखते कितना टोल वसूलता है। जब 200 तुरंत 300 वसूल लिया जाता है तो लगता है कि इतना का तो तेल नहीं भरा है, जितना का टोल ले लिया गया है। तो वो जो देता है उसी को पता है। अगर गरीब व्यक्ति अपने परिवार को लेकर निकले घूमने के लिए और 5 गो टोल यहाँ से दिल्ली तक में उसको मिल जाए सड़क मार्ग पर, तो ऐसे ही गरीब हो जाएगा। तो और किस काम करेगा? खास करके कोरोना काल में देखा गया कि सरकारी संस्था ही काम आए। अस्पताल में देख लीजिए, सब प्राइवेट अस्पताल साइड ले लिए, रेलवे सरकारी था, उसने लोगों की मदद करी, तो कुछ ही मदद कर पाए, लेकिन किया तो PMCH ने यहाँ पे कई लोगों की जान बचाई। भले ही आरोप लग गया, और आरोप सही ही लगा था, कोई गलत नहीं लगा था, लेकिन फिर भी सरकारी अस्पताल आगे आए, लेकिन कोई लोगों की जान भी बची, कई लोगों के साथ अच्छा भी हुआ। तो अब इस तरह से हाथ में दे देने के बाद क्या होगा, ये तो ये तो खुद बेहतर समझ सकती है जनता, ये हमें समझाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो कैसे सर देखते हैं, बता दीजिए पूरे लब्बुलुआब जो इस डिस्कशन का क्या निकला, ये बजट बिहार के संदर्भ में आप इसे कैसे देखते हैं? बिहार के लिए तो पहले बजट है नहीं जी, तो हम नीतीश कुमार तो बड़ा गदगद है इससे। अरे नीतीश कुमार जी की मजबूरी है ना, उनका पाला भरा हुआ है, उनको कुर्सी मिली हुई है। इस बात पर अगर लड़ाई झगड़ा करने की स्थिति में आ जाएंगे तो फिर तो सरकार की भी स्थिति लड़ाई झगड़े की हो जाएगी ना। आज मंत्रिमंडल का लग रहा है कि ऑलमोस्ट तय हो जाएगा स्कीम, क्योंकि दिल्ली में अमित शाह के पास 4 गुट भाजपा के पहुंचे हुए हैं, दिल्ली में इनके भी लोग पहुंचे हुए हैं। तो धीरे धीरे ही ना एजेंडा इनकैप्सुलेटेड यानी छुपे हुए तरीके से ही अपने दुश्मन पर हमला किया जाता है, ओपनली नहीं किया जाता है। अगर वो आपके साथ हो तब तो ये नीतीश जी का भी अपनी स्ट्रैटेजी है। लेकिन मांझी जी ने बोल दिया ना, मांझी जी ने कह दिया, विपक्ष के सारे नेता कह दिए, उपेंद्र कुशवाहा कह दिए, और माधव आनंद जो कि अर्थशास्त्री हैं, सबसे युवा अर्थशास्त्री में से हैं, राजनीतिज्ञों में से, वो बिहार के ही हैं। उनकी बात भी हम आपको बहुत जल्द सुनाएंगे अगले वीडियो में, उनका वीडियो हमारे पास आ चुका है। उन्होंने क्या कहा है ये सुन लीजिए। सारा अर्थव्यवस्था का चीट फाड़ उन्होंने कर दिया है, इस बजट का चीट फाड़ कर दिया है। कुछ नहीं है मध्यम वर्ग के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, बिहार के लोगों के लिए कुछ नहीं है। 75 वर्ष के ज्यादा लोगों के लिए, 75 वर्ष जीता है जी कोई कोरोना में। कोरोना के बाद 75 वर्ष किसी की आयु हो पा रही है, लोग मर रहे हैं भाई। औसत हिसाब देखें तो वो 65 साल जो है तो के आसपास है। मरा हुआ व्यक्ति टैक्स देगा आपको, वो भी 75 साल, आप 60 साल कर दिए होते, 55 साल कर दिए होते, ये हास्यास्पद है। हास्यास्पद है, मतलब किसी तरीके से भी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकती। इसी कहते हैं शब्दों के साथ खेलना। सरकार
का बिहार पर फोकस नहीं था। बंगाल में चुनाव है, बिहार पर फोकस करना बेवकूफ़ी है। ये अच्छे बिजनेसमैन का काम नहीं है। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों को खास कुछ दिया गया इस बजट में। राजनीतिज्ञ सोच, पुराने राजनीतिज्ञ जो अपने तर्क पे आधार पर, अपने विचारधारा पर रहते थे, वो सोचते थे सबके बस समावेश की बात, सबको एक साथ लेके चलने की बात। अब एक अच्छे बिजनेसमैन के तौर पर मोदी जी ने सही डिसीजन लिया है। बिहार पे फोकस उनका नहीं होना चाहिए। बिहार में चुनाव हो चुका है। पश्चिम बंगाल अभी बिजनेसमैन को बंगाल सोचना चाहिए, जहाँ फसल काटनी है वहां पे अभी सिंचाई की आवश्यकता है। बिहार को सिंचाई की आवश्यकता क्या है? बिहार में तो फंसा हुआ है मामला। यहाँ जब चुनाव हो गया देखा जाएगा, एक कितना दे दूं, एक कर दे दूं, तो तब यहाँ होगा ना जी। तो इस तरीके से आज का हमारा पंचनामा विश्लेषण था, जो कह सकते हैं दर्शकों के खास आग्रह पर था कि हम बजट का विश्लेषण करें और बिहार के संदर्भ में विश्लेषण करें। तो ये आज का हमारा जो है पंचनामा में बजट को लेकर विश्लेषण था। हमें जो भी समझ में आया हमने बताया कि बिहार के संदर्भ में क्या कुछ है। जी, हम तो ये दावा नहीं करते कि हम बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं जी, लेकिन हाँ बिहारी हैं और बिहार के प्रति बहुत चिंता रहती है। एक पत्रकार है तो अपना दायित्व अपना निभा रहे हैं जी। तो इस तरह खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें भारत लाइव। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।